आज हम पढ़ेंगे एक पोस्ट वॉर पोएम, यानी लार्किन की राइटिंग है, तो थोड़ी सी आपको डार्क राइटिंग देखने को मिलेगी लार्किन की। तो पोस्ट वॉर राइटिंग है, पोस्ट वॉर मीन्स की पोस्ट वर्ल्ड वॉर राइटिंग है। इट मीन दैट 1950s की राइटिंग, और दो वर्ल्ड वॉर देख चुके हैं, और जहाँ डार्विन की थ्योरी भी अपना कंसेप्ट दिखा गई, और हम दो वर्ल्ड वॉर के बाद की राइटिंग देख रहे हैं। तो इतना तो क्लियर है कि राइटिंग नेगेटिव ही होगी और एंटी रिलीजियस होगी, यानी रिलीजन के बेसिस पे नहीं होगी, क्योंकि भगवान के पास से तो विश्वास है कि 1859 में ही हट गया, जब डार्विन की थ्योरी आई, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट और द ओरिजिन ऑफ द न्यू स्पीसीज, विक्टोरियन टाइम पीरियड में। बाकी रही कई कसर जो है वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, दो वॉर जब हो गए तो उसके बाद क्या लगता होगा कि कैसी हालत हो गई होगी। अब ये जो है, ये दोनों पैराडॉक्स वे से ही मूव कर रही है, चर्च गोइंग और द गोइंग चर्च। ये बड़ा हट के लिखा है, दिस इज द क्वालिटी ऑफ द लार्किन। चर्च गोइंग का सिंपल मतलब है हम चर्च जा रहे हैं। चर्च गोइंग का ये भी मतलब है कि चर्च ही जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का एमलगेशन है, ये दोनों ही मिक्स लग रही है इस चीज में। फॉर एग्जाम्पल, चर्च गोइंग का मतलब वैसे क्या है, अगर मैं बात करूं तो 60%, 70% मैं बोलूंगा दैट्स चर्च गोइंग, चर्च जा रही है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद चर्च का जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबका विश्वास हट गया चर्च पे से, कि चर्च भी कुछ कर सकते हैं, भगवान भी कुछ कर सकते हैं। अब चर्च पे लोगों ने आना ही बंद कर दिया, कोई आता ही नहीं था। तो इसका मतलब चर्च का जो फेम है वो अब जा रहा है। तो क्या बोल दिया, चर्च गोइंग। पर ऐसा तो नहीं है लार्किन को इंग्लिश नहीं आती, और कोई एक दो अगर वर्ड और लिख देता तो कुछ और हो जाता, उसको मार देते जान से। ऐसा तो नहीं है, इसका मतलब पोएट है, फेमस है इतना, और वर्ड्स भी थे उसके पास, पर इसे ऐसा क्यों लिखा जानबूझ के, ताकि रीडर के दिमाग में दो मीनिंग घूमे। एक तो पहला, वो चर्च जा रहे हैं, और दूसरा चर्च ही जा रहा है। तो जो चर्च जाने वाले हैं यहाँ, वो तो है ही नहीं। जो चर्च जा रहे हैं वो तो हो गए कम, पर चर्च जा रहे हैं वो हो गए ज्यादा। है ना। तो कुछ इस तरह का एक कंसेप्ट है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव, मैं बोलूँ तो टाइटल है, बहुत सोच समझ के लिखा हुआ, और यही है क्वालिटी लार्किन की। बाकी थोड़ा सा लार्किन को जान लेते हैं। लार्किन एक इम्पॉर्टेंट पोएट है पोस्ट वॉर डेकेड का, 1950-60s का, और सिग्निफिकेंट है द मूवमेंट नाम से। द मूवमेंट में कुछ राइटर्स थे जो बड़े बहुत फेमस थे, मैं उन राइटर के नाम लिख देता हूँ। तो जैसे कि फिलिप लार्किन, नंबर वन पे आपके पास लार्किन आ जाएंगे। तो ये वैसे भी याद रखना, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, या गवर्नमेंट एग्जाम की जहाँ पे आपने ये ले रखा हो, इवन द इंग्लिश लिटरेचर, तो लार्किन है। लार्किन के बाद है किंग्सले एमिस, किंग्सले एमिस। और इसके बाद हमारे पास डोनाल्ड डेवी, डोनाल्ड डेवी, एंड थॉमस गन, थॉमस गन। इसके बाद डीजे एन राइट, डीजे एन राइट। और एक और था जेनिंग, एलिजाबेथ, बिल्कुल सही बता रहे हो तुम, एलिजाबेथ जेनिंग। अच्छा हाँ, वो एक बच्चा और बता रहा है पीछे कि रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट भी है। ठीक है, रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट भी है, जो कि वैसे ग्रुप का एंथोलॉजिस्ट है, मेन तो यही है रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट। तो यानी फिलिप लार्किन एक, किंग्सले दो, डोनाल्ड डेवी, थॉमस गन, डीजे एनराइट, एलिजाबेथ जेनिंग एंड रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट। तो ये द मूवमेंट के बंदे हैं। द मूवमेंट का मतलब है कि पूरी एक थीम थी जो चली आ रही थी, इसमें ये राइटर थे जो कि बिल्कुल हट के लिखते थे। वॉज टू मैन इन वन, ऐसा कह सकते हो कि दो इंसान एक इंसान के अंदर घुस रखे हो। जैसे द वन एक उस तरह का जो कि सीरियस हो, सिनिकल हो, डिप्रेस्ड हो, यानी बिल्कुल ही नेगेटिव वे से राइटिंग। और दूसरा फन लविंग, बहुत मौज वाला भी हो, और शांत भी हो, और चीयरफुल भी हो। तो यानी एक सैड और हैप्पीनेस दोनों का मिक्सचर, इस तरह के राइटर तुम्हें देखने को मिलेंगे इसमें, यानी दोनों का मिक्स होगा। कई जगह जैसे कि देखो टाइटल में ही देख लो, चर्च गोइंग, सैडनेस क्या है, इस अबाउट द चर्च इज गोइंग, चर्च जा रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, एक नेगेटिव स्ट्रेन है। चर्च गोइंग का मतलब हम चर्च जा रहे हैं, दिस इज द पॉजिटिव वन, और दोनों को मिक्स कर रखा है। यही खासियत थी द मूवमेंट वाले उसमें जो राइटर थे। इन द वन मूड ही कुड बी अनबेरेबल हार्श, एक जगह कई बार ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा खतरनाक है ये राइटर, और दूसरी जगह लगेंगे कि ये काइंड और कॉर्टियस है, बड़े अच्छे हैं। द ओवरऑल मूड ऑफ द लार्किन, लार्किन का वैसे पूरा मूड ग्रिम यानी डार्क और पेसिमिस्टिक है। लार्किन पढ़ने निकले हो तो नेगेटिव ही देखने को मिलेगा।
लार्किन वॉज ए स्ट्रेंज मिक्सचर ऑफ सबलिमिटी एंड स्लाइम। सबलाइम का मतलब क्या है, जब तुम बहुत इंजॉय कर रहे हो, एक आर पार की इंजॉयमेंट, एंड स्लाइम मीन्स बिल्कुल रैश, तो दोनों का मिक्सचर है ये। लार्किन की मोस्ट सेलिब्रेटेड वॉल्यूम जो राइटिंग है इसकी, द विटसन वेडिंग, जो कि 1964 में लिखी थी, एंथोलॉजी है, इसके अंदर कई सारे वर्क हैं। कैरिड फॉरवर्ड द ट्रेंड एंड द मैनर ऑफ द लेस डिसीव्ड, इससे पहले लेस डिसीव्ड लिखी थी, उसके बाद विटसन वेडिंग लिखी, एंड एडेड द रेपुटेशन एज अ पोएट, फिर इसे पोएट का रेपुटेशन मिला। द ब्रिलियंट टाइटल द विटसन वेडिंग इज द बेस्ट ऑफ द कलेक्शन, इज ओवरराइडिंग थीम ऑफ लव मैरिज, इस तरह की थीम को ओवरराइड किया गया है। तो ये लार्किन है। लार्किन इज वन ऑफ द गुड और यू कैन से द बेस्ट राइटर ऑफ द मूवमेंट। द मूवमेंट जिसमें कि इतने राइटर्स हैं हमारे पास, और ये एमैल्गेशन ऑफ द ग्रिम, यानी कुछ डार्कनेस और कुछ हैप्पीनेस। इसका वैसे तो देखा जाए तो ज्यादातर जो है वो डार्क राइटिंग में ही मिलेंगे तुम्हें लार्किन। ठीक है, तो कोई भी लार्किन की कोई से भी पोयम हो, कुछ भी वर्क आया तो आपको ये सब लिखना है। रिटन सेम समर, इसी समर में टोड लिखा, चर्च गोइंग। लार्किन के रिमार्केबल जो टाइटल है वो एक बुक से आई है, द लेस डिसीव्ड, इसी से एक और राइटिंग भी है, टोड। टोड मेंढक को कहते हैं। उसमें लार्किन ने ये बात बोली है कि किस तरह से हम सब लोग मेंढक है और हमारे अंदर मेंढक बैठा हुआ है। हम लोगों को रोज काम दिए जाते हैं, रोज काम दिए जाते हैं, और काम कभी खत्म ही नहीं होता। नए काम कभी खत्म होगा, जिएंगे कैसे? रोज कुछ ना कुछ, रोज कुछ ना कुछ, रोज कुछ ना कुछ, सुबह उठते हैं काम 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 काम, यही होता है। दैट्स द टोड। इसीलिए पोस्ट मॉडर्न राइटर भी है, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हमारे घर का कंसेप्ट ही उठा के लिख रहा हो। ईच ऑफ टू मच एडमायर द पोएम इलस्ट्रेट द एम्फैथेटिक फोकस, ये इसके एम्फैथेटिक फोकस को दिखाती है। टाइटल चर्च गोइंग एक लार्किनिस्ट स्टाइल है। लार्किन का जो स्टाइल है, आज इंग्लिश में उसे जैसे, हाँ वो कौन सी थी वो, मेटामॉर्फोसिस है ना, काफका ने लिखी, तो काफकेसियन स्टाइल कहते हैं। ऐसे लार्किनिस्ट स्टाइल है, जिसका मतलब क्या है कि दोनों चीज को एक ही बात में कह देना, यानी तुम चर्च को अटेंड भी कर रहे हो और चर्च खत्म भी हो रहे हैं। चर्च गोइंग रिकॉर्ड स्पिरिचुअल लॉन्गिंग ऑफ ए मैन दैट ही हैज लॉस्ट हिज रिलीजियस फेथ। चर्च गोइंग एक इस तरह की पोएम है जहाँ पे तुम्हें लगेगा कि कोई एक जो इसमें लार्किन खुद ही है कि वो चर्च की तरफ जा रहा है, और उस चर्च में जा रहा है जिस चर्च ने अपनी खुद की वैल्यू को खो दिया है, और आने वाले टाइम पे इस चर्च के साथ क्या होने वाला है ये लोग डिसाइड करेंगे। क्या पता वो किसी इंस्टीट्यूट में बदल जाए। तो क्या फायदा ऐसे चर्च में जहां तुम्हारी फीलिंग ही नहीं आ रही, बस तुम जा रहे हो क्योंकि पहले लोग जाते थे, उसी की याद में आज जा रहे हो तुम। तो इस तरह का कंसेप्ट जो है वो लार्किन की स्टाइल ऑफ राइटिंग में है। द डिस्कशन अबाउट व्हाट विल बिकम द अनयूज्ड चर्च बिल्डिंग, चर्च बिल्डिंग का आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है और क्या होगा, इस तरह का कंसेप्ट। एंड अनकवरिंग दिस रीजन आल्सो रिवील द नीड दैट मस्ट स्टिल बी मेट इन द सेक्युलर वर्ल्ड। जैसे हमारी दुनिया सेक्युलर हो गई है, हर किसी को अपना है कि कोई, अब सब अपने अपने धर्म को एंजॉय करते हैं, पर क्या होगा इस चर्च का कि जहां लोग ही नहीं जा रहे वर्ल्ड वॉर के बाद, लोगों का विश्वास ही हट गया, ये खाली होने हो रहा है चर्च धीरे धीरे। द चर्च नरेटर ने डिस्कवर किया हेल्ड अनस्प्लिट, ये बिना टूटे बिखरे हुए ये खड़ा है, बट यहाँ पे है क्या, इट इज ओनली द फाउंडेशन, सिर्फ ये एक नींव है, एक बिल्डिंग है, जहां पे ओनली इन सेपरेशन कुछ लोग शादी के लिए आ जाते हैं, जन्म के लिए आ जाते हैं, कई बारी मरने के बाद आते हैं, बस ड्यूटी और फॉर्मेट है उसके लिए आते हैं। कोई भी यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअलिटी के थ्रू नहीं आता कि अंदर से मैं, मेरी आत्मा को वहां संतुष्टि मिलेगी, मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए नहीं, क्योंकि पहले लोग आते थे जब चर्च की वैल्यू थी, इसी को देख देख के लोग बाद में भी आ रहे हैं, पर उन्हें खुद नहीं पता वो कहाँ आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, और क्या अच्छा हो रहा है उनके साथ। पीपल हैव ऑल्सो टर्न टू द चर्च फॉर दिस मेजर इवेंट, या वेडिंग के लिए आते हैं, या बैप्टिज्म या फ्यूनरल के लिए, बस इवेंट के लिए आते हैं। दे वॉन्ट गॉड टू टेक नोटिस ऑफ देम, बस वो चाहते हैं भगवान हमें नोटिस करे। पैराडॉक्सिकली दे डोंट बिलीव इन गॉड, और वो खुद ही मानते भगवान है ही नहीं, तो हमें क्या नोटिस करेगा भगवान। जैसे हमारा खुद का कंसेप्ट देख लो, हम भगवान को याद करते हैं पर हमें पता है भगवान हमें पूछता भी नहीं होगा, भगवान हमें मिलेंगे ही क्यों, कई कहते हैं भगवान मिल जाए मिल जाए मिल जाए, भगवान मिलेगा ही क्यों। तो इस तरह का जो डुअल कंसेप्ट है वो मूव कर रहा है।
फाइनली द चर्च इज ए प्लेस विद ए प्रॉपर टू ग्रो वाइज इन। चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ तुम जाके थोड़े समझदार बन सकते हो। अपने सेकुलर वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ वर्क, जहाँ तुम जैसे काम करने के लिए जाते हो, या फिर संडे संडे साइकिल चलाते हुए चर्च पहुंच जाओ, या कभी कभार गली या शहर के उसमें जाके, या भेड़ वेड़, कह रहे इस तरह की दुनिया है जहाँ पे बस चर्च जो है बस कोई कहीं जाता है, कभी आराम से बैठ जाओ, पर वहां पे कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी जो है उसकी जो भूख है वो मिट सकेगी। चर्च गोइंग का इंट्रोडक्शन। चर्च गोइंग को पहले पब्लिश करा गया द लेस डिसीव्ड में 1955 में। चर्च गोइंग रिमेन वन ऑफ द फिलिप लार्किन बेस्ट नोन पोएम एंड कैजुअली विजिट द एम्प्टी चर्च, क्योंकि लार्किन यहाँ पे कैजुअली ऐसे ही मन उठा और चल दिया, चलो भाई चर्च चलते हैं, ऐसे ही बीच में जा रहा था साइकिल से, बीच में चर्च दिख गया तो वहीं रुक के चर्च चला गया। चर्च के आगे गया तो उसे लगा अंदर जाना चाहिए, जबकि मन नहीं था जाने का, पर फिर भी चला ही गया, पता नहीं क्यों। एक ऐसी जगह जो कि स्केप्टिकल है, स्केप्टिकल का मतलब जिसमें तुम्हें शक है, और इररिवरेंस जिसकी अब कोई रिस्पेक्ट नहीं रही। नेवरथलेस द स्पीकर एडमिट्स दैट ही has drawn to the churches and speculates about what will become them when the religion itself has completely died out। क्या होगा इन चर्च का अगर धर्म ही खत्म हो जाए? तो ये तो बिल्डिंग है, या कबूतर वबूतर ये सब रहेंगे, कूड़ा। दो ही सी नो फर्दर फॉर द बिलीव दैट द चर्च प्रमोट्स, वो कहती है आगे चर्च किसी काम की नहीं है और किसी भी चीज को प्रमोट नहीं करने वाली। वन ऑफ द ह्यूमन टुगेदरनेस, सीरियसनेस, कंटेम्पलेशन ऑफ द लाइफ एंड डेथ, या जीवन और मृत्यु, इस तरह की कोई चीज जो है वो चर्च से कुछ नहीं जहाँ दिखाया जाता है। बस हाँ, यहाँ पे कुछ लोग बस इस सब चीजों को करने के लिए आते हैं। पन का मतलब होता है ताना कसना, लो लेवल ऑफ ताने को पन कहते हैं। जो टाइटल ही दिखाती है कि स्पीकर कैसे बोल रहे थे चर्चेस आर गोइंग, और कैसे बोल रहे थे चर्च गोइंग, कि चर्च जाना कब तक टिका रहेगा और चर्च ही चले जाएंगे, क्योंकि लोग वहां जाएंगे नहीं तो चर्च खुद ही चली जाएगी। ये लार्किन है। 1922-85 चर्च गोइंग। वंस, अब यहां से पोएम शुरू हो रही है। वंस आई एम श्योर देयर इज नथिंग गोइंग ऑन, आई स्टेप इनसाइड। मेरे को पक्का यकीन था, आई एम श्योर मैं यकीन था, देयर इज नथिंग गोइंग ऑन, अंदर कुछ नहीं चल रहा है। आई स्टेप इनसाइड, जब मैं अंदर गया, मुझे पता था अंदर कुछ नहीं है। किसके अंदर गया? चर्च के। पहले ही बोल रहा है मुझे पक्का पता था इसके अंदर कुछ है ही नहीं, फिर भी मैं गया, चलो देख ही लेते हैं। लेटिंग द डोर थर्ड शट, जैसे ही मैं अंदर गया पीछे से दरवाजा ढप बंद हुआ। इसका मतलब जबरदस्ती, चर्च खुद ही अंदर जबरदस्ती बुला रहा है, चर्च की तरफ कोई जा ही नहीं रहा। Another church the matting the seats is sown, कह रहा दूसरा चर्च जहां पे मैट, सीट, पत्थर, ठीक है, लिटिल बुक्स, कुछ बुक्स है, सब फैले हुए हैं, कुछ फूल फैले हुए हैं और कटे हुए हैं, कट फॉर दिस संडे, और कुछ फूल को काटा गया है संडे के लिए, वो भी ब्राउन हो चुके हैं। कुछ ब्रास है, स्टफ अप कुछ चीजें रखी गई है जो कि क्रिश्चियंस यूज करते हैं, जैसे कि वो होली वाटर वगैरह ये सब, एंड होली एंड स्मॉल नीट ऑर्गन एंड ए टेंस मस्टी अनइग्नोरेबल साइलेंस, और बहुत ही टेंस वाला माहौल है, गंदगी है, अंदर धूल है, अनइग्नोरेबल साइलेंस, ऐसा साइलेंस है कि यानी चर्च पूरा खाली पड़ा हुआ है। जो फूल वहां पे काट के रखे गए थे संडे के लिए वो भी कैसे हो रहे हैं? ब्राउन, सूख गए हैं। ब्रूड गॉड नोस हाउ लॉन्ग, भगवान भी जानता है इसको कि कब तक है। इसके बाद कह रहे हैं हेडलेस आई टेक ऑफ, जब मैं अंदर से भी कुछ मुझे लगा तो हम कुछ ना कुछ तो भाई उतारना पड़ता है, चर्च के आगे जाते हैं तो कुछ घंटी बजानी पड़ती है, तो मैंने क्या बजाया? साइकिल के क्लिप। साइकिल पे जैसे एक टायर पे क्लिप लगा के रखते हैं, तो मैंने सिर्फ साइकिल के क्लिप को बजाया इन द एवेक्वर्ड रिवरेंस, इज्जत के लिए, कि भाई चर्च की इज्जत है मेरे दिमाग में। कुछ था नहीं तो साइकिल से उतरा, उस क्लिप को उसने बजा दिया। अब ये यहाँ पे बोल रहे देखो, एज सून एज आई एम पॉजिटिव देयर द नथिंग हैपनिंग इनसाइड द बिल्डिंग, मुझे पक्का पता था बिल्डिंग के अंदर कुछ नहीं हो रहा। आई एंटर एंड लेट द डोर क्लोज लाउडली बिहाइंड मी, मैं घुसा और दरवाजा बंद हो गया। आई एम विजिटिंग येट अनदर चर्च, मैं उसके बाद दूसरे चर्च में भी जाने वाला था जहाँ पे फ्लोर मैट भी हैं, चीजें भी है, स्टोन के आर्किटेक्ट भी है, डिस्प्ले कट फ्लावर भी है, संडे के लिए सर्विसेज भी है, स्टार्टिंग टू ब्राउन, और सब कुछ जो है वो ब्राउन हो रहा है। Some brass object and the like of the altar,
टर्न द लिटिल पाइप ऑर्गन, और कई जगह जो है पाइप ऑर्गन्स भी रखे हुए हैं जो बजाए बजाए जाते हुए, अनकंफर्टेबल, स्टेल स्मेलिंग, अंदर अजीब बदबू आ रही है, डिस्ट्रैक्टिंग साइलेंस, ऐसा साइलेंस है कि कोई उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, एंड विच हैज बीन सेटल्ड हियर फॉर एजेस, कई सालों से वो यहीं पे यहाँ पे ऐसी है, यानी बिल्कुल चर्च ऐसी खत्म हो रखा है। लोगों का विश्वास ही हट गया है, वर्ल्ड वॉर में इतने लोगों को देखा मरते हुए। सिंस आई डोंट हैव अ हैट टू टेक ऑफ, मेरे पास कोई टोपी नहीं थी जिसको उतारूं, मैं चर्च आ गया कोई रिस्पेक्ट देने के लिए, तो मैंने बाइसिकल के क्लिप्स उठाए और उन्हें हटा लिया ताकि मैं रिस्पेक्ट दूं चर्च को। इसके बाद है कि मूव फॉरवर्ड दैट रन माई हैंड अराउंड द फॉन्ट from where the eyes stand and the roof looks almost new, the cleaned or the restored। कह रहा आई मूव फर्दर, में और अंदर गया, टच करा मैंने रिम को, जो रिम होता है वो रिम तो समझते हो ना, अ स्पेशल वेसल ऑफ द स्पेशल वेसल ऑफ फॉर होली वाटर, वो जो पवित्र पानी रखते हैं उसके अंदर एक एक बर्तन टाइप का। द चर्च रूफ looks almost new from my vantage point, I wonder if was recently cleaned or the totally destroyed। मेरे को ऊपर का छत साफ दिख रहा था, या तो ये पूरी तरह से टूट गई है छत, या तो फिर किसी ने साफ किया है। आई एम श्योर समवन कुड आंसर दैट क्वेश्चन, मैं पूछ रहा था पर मुझे लगा शायद कोई बताएगा, अरे क्या हो गया छत के, कहीं टूटा तो नहीं है कि इधर नया चमक रहा है, जो बोलते नहीं कहीं बिल्डिंग के अंदर जाके, अरे बड़े बढ़िया लग रहा है, उसे लगा अंदर कोई मिल जाएगा, पर अंदर तो कोई भी नहीं था, कोई आवाज ही नहीं आई। Stepping up to the pulpit, I browse a few imposing the moralistic biblical verses and read out the words। फिर देखा मैंने कुछ घुस रहे हैं अंदर और वर्सेस को पढ़ रहे हैं। Here endeth with more volume that I had anticipated। फिर मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा लोग आ गए। The sound of my voice echoing through the church briefly seems to mock me। अब जो पहले मेरी खाली आवाज से आवाज जो गुनगुना रहा था, अब वो मेरे पे हंस रही है। क्यों? क्योंकि अब आ गए ये लोग। हेडिंग बैक आउट द फ्रंट डोर आई साइन द चर्च गेस्ट बुक। उसके बाद वहां से निकला मैं फ्रंट डोर से और मैंने गेस्ट बुक पे साइन मारा। ड्रॉप ए स्मॉल आयरिश कॉइन, एक छोटा सा आयरिश आयरलैंड का कॉइन, उसको रखा डोनेशन बॉक्स में डाला। दैट वाजंट वर्थ टेकिंग द टाइम टू गो इन। थिंक दैट इट वाजंट वर्थ टेकिंग द टाइम टू गो इन। मुझे पता था इस सिक्के की कोई कीमत नहीं है, पर फिर भी मैंने डाला। कहने का मतलब क्या है कि जिस चर्च में वो जा रहा था, जो जिस भी चर्च में मूव कर रहा था, उसको पता था चर्च में लोग नहीं आ रहे हैं, उसे लगा कोई भी नहीं आएगा, पर इक्का दिक्का कोई आ ही गया। और वो बोल रहा है कि मैंने सिर्फ वहां पे आयरिश कॉइन डाला है, एक रुपए या 2 रुपए हमारे हिसाब से, जो कि मुझे पता है आगे इस चर्च का वैसे भी कोई काम नहीं है, ऐसे भी कोई काम नहीं है, तो उसके हिसाब से इतने रुपए की वैल्यू इसकी बहुत है। वही कह रहा है मूव माई हैंड, कहाँ गया, मूव फॉरवर्ड एंड रन माई हैंड अराउंड द फॉन्ट फ्रॉम वेयर आई स्टैंड द रूफ लॉक ऑलमोस्ट द न्यू क्लीन रिस्टोर्ड। वही someone would know that I don't mounting the lectern, I peruse a few hectoring the large scale verses and pronounce here the ends much more loudly than I would mean। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक चीज और है जो कि हमें इसमें लिख रखा है, पर यहाँ पे इसका मीनिंग कुछ और निकल के आ रहा है। यहाँ मीनिंग ये है कि चर्च में कोई आया ही नहीं, यही अपने वर्सेस पढ़ रहा था, वो स्केल उठाया और उसको बाइबल खोली और अपने वर्सेस को रीड कर रहा था, वही वॉइसेस जो है वो टकरा के इस तक पहुंच रही थी और वो हंस भी रही थी, अरे तू क्या करने आया है यहाँ पे, यहाँ तो कोई आता ही नहीं, तो फालतू में आके यहाँ पे क्या कर रहा है, चीजें पढ़ रहा है, और यहाँ तो कोई आता ही नहीं, कितने साल बीत गए। तो यहाँ देखो लिखा हुआ ना, दैट आई परयूज अ फ्यू हेक्टोरिंग लार्ज स्केल वर्सेस एंड प्रोनाउंस हियर एंडेड। मैंने उनमें से कुछ लाइन पढ़ी और बोल दिया यहाँ पे खत्म होता है, पूरा तो इसने भी नहीं पढ़ा, हल्का फुल्की कुछ लाइन पढ़ दी और देखा कि वो आवाज इतनी गूंज गूंज के आ रही है पूछो मत। पर यहाँ इन्होंने लिख रखा है, ठीक है तो इस चीज को अवॉइड करो, वो अकेला ही था और वो ही रीड कर रहा था। Yet stop I did, in fact that I often do, and always end much at the loss like this, wondering what to look for, wandering too, when the churches fall completely out of use। कह रहा मैं रुका, फिर मैं वैसे भी रुकना ही वाला था और मैं देख रहा था एंड को, फिर मैंने देखा क्या होगा यार इन चर्च का अगर एक टाइम पे ये बिना यूज के खाली अगर ऐसे पड़े रहे तो। वट वी शैल टर्न दम इनटू, हम लोग इसे किस चीज में बदल देंगे ये भी नहीं जानता। इफ वी शैल कीप a few cathedral chronically on show, their parchment plate pikes is locked cases and let the rest rent free to reign। अगर हम इनमें फिर भी कुछ को बचा के रखें ऑर्डर वाइज से,
तो फिर भी क्या होगा, इसके सामान बर्तन वर्तन जो भी अंदर है उन सबको बचा के रखे, तो भी क्या होगा आने वाले टाइम पे ये रेन रेंट फ्री टू रेन एंड शीप, यहाँ पे कुछ भेड़ वेड़ के लिए जो है जगह बन जाएगी, वो रुक जाएंगे, या कुछ लोग जो है वो यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं बिना रेंट के, यानी जैसा होता है धर्मशाला टाइप का ये। शेल वी अवॉइड देम अनलकी प्लेसेस, क्या हमें ऐसे घटिया प्लेसेस को, अनलकी प्लेसेस को अवॉइड करना चाहिए? देखो कितना ज्यादा इसका एथीस्ट कंसेप्ट दिख रहा है। I wonder that we will leave a few of the grander ones and the tourist attraction, ये सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन का पार्ट बन के रह जाएगा, लोग आके देखेंगे ऐसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर खुद ही कह रहा है क्या हमें आना चाहिए, यहाँ पे तो कुछ अच्छा है ही नहीं, फालतू में लोग आते हैं अपना टाइम वेस्ट करते हैं। Often dark will dubious women come to make their children touch a particular stone, pick simples for cancer, और an advice at night see walking the dead one। अब यहाँ पे क्या है, कुछ वैसी औरतें आएंगी जो कि डार्क टाइप की औरतें हैं, वो आती है जो कि लक वक पे विश्वास रखती है, वो किसी पत्थर के हाथ लगवा देंगे अपने बेटे से कि भाई मेरे बच्चों से हाथ लगा दो पवित्र हो जाओगे, या कुछ लोग यहाँ जड़ी बूटियां बनवाने के लिए आएंगे कैंसर के इलाज के लिए, या कुछ जो है वेट करेंगे, उन्हें लगता है कि रात को यहाँ से भूत निकल के जाते हैं, क्योंकि जितने भी चर्च होते हैं उसके आसपास कब्रिस्तान भी होता है। पावर ऑफ सम सॉर्ट अदर विल गो ऑन इन गेम्स इन रिडल सीमिंगली एट रैंडम, कह रहे हैं और क्या है, द पावर ऑफ द चर्च विल एंड्योर इन सम फॉर्म, या फिर चर्च की पावर को किसी गेम में बदल दिया जाएगा, रिडल्स में, पजल्स में बदल दिया जाएगा, या कुछ लोग यहाँ पे गेम खेलेंगे या कुछ पजल सॉल्व करेंगे। बट सुपरस्टिशन लाइक रिलीजियस बिलीफ हैज टू एंड एट सम पॉइंट, पर जो इस तरह की जो सोच है, जो पुरानी सोच चली आ रही है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, वो एक दिन खत्म हो जाएगा, यानी एक दिन लोग चर्च जाना छोड़ देंगे, उन्हें लगेगा कुछ भी बेहतर नहीं है, सिर्फ टाइम पास की चीज है। एंड व्हाट रिमेन्स व्हेन डिसबिलीफ हैज गॉन, पर क्या रह जाएगा जब अगर उनकी बिलीफ ही हट जाए, उनका विश्वास ही हट जाए, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगी, घास, रास्ता, ब्रैम्बल्स, बट्रेस, बचे हुए बर्तन वर्तन ये सब, और पुरानी बिल्डिंग और ऊपर का आसमान। अ शेप लेस रिकॉग्नाइजेबल ईच वीक, हर हफ्ते लोग उसे कम जानेंगे, कम समझेंगे। आई वॉन्डर दैट हु विल बी द लास्ट, मैं तो ये सोच रहा हूँ कौन आखिरी में होगा, द वेरी लास्ट, सबसे लास्ट जो कि इस जगह पर आएगा। वन ऑफ द क्रू दैट द टैप एंड द जॉट नो व्हाट द रूड लॉफ्ट्स वर, यहाँ पे बस कौन कौन आ सकते हैं, टैप एंड जॉट आ सकते हैं, वो कौन जो कि हिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए आते हैं कि भाई ये पहली चीज क्या आ रही होगी, इसमें कौन लोग आते होंगे, वही कह रहे हैं हिस्ट्री के कुछ बेवकूफ लोग आ सकते हैं या क्यूरियस लोग आ सकते हैं जो यहाँ नोट्स बनाएंगे, या यूं बोल रखा है व्हाट रूड लॉफ्ट, या कोई बिल्डिंग को देखने आएगा कितनी ऊंचा बिल्डिंग है ये वगैरह वगैरह कैसे है, या कुछ लोग आएंगे जो कि पुरानी जगह घूमना चाहते हैं, केव एंटीक जगह वो, या समवन, या वो आएंगे जो कोई क्रिसमस टाइम पे एंजॉय करना चाहते हैं, कुछ कैच ए विफ ऑफ द क्लेरिकल गारमेंट, या फिर कुछ को वैसा माहौल चाहिए जैसा कि भाई क्रिसमस के टाइम पे चाहिए, या कुछ जो है वो यहाँ की खुशबू लेने के लिए थोड़ा बहुत कभी आ जाएंगे, इस तरह से लोग आएंगे, बाकी इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। समवन लाइक द बोर्ड, कोई बोर हो रहा हो, या जिसको धर्म के बारे में कुछ नहीं पता हो, या कहीं जो चर्च हैज नो सुपर नेचुरल ऑरा, knowing that the church has no supernatural, और कह रहे हैं कि bored uninformed knowing that the ghostly silt dispersed या tending to the cross of the ground though the suburb scrub because it had unsplit, कह रहे हैं कुछ लोग आएंगे मेरी तरह जो कि बोर हो रहे होंगे, जिनका मन नहीं लग रहा घर में, एंड व्हेन इट कम्स टू रिलीजन, और जब उन धर्म की बात उनसे पूछो तो उन्हें घंटा कुछ नहीं पता, वो लोग यहाँ आएंगे बस आके बैठ जाएंगे। येट ग्रेविटेशनल पास सब shrubbery towards the spot बिकॉज इट हेल्ड टुगेदर, कुछ लोग ऐसे आएंगे जो कि पुरानी चीजों से जुड़े रहते हैं, वो देखेंगे देखो इतने साल हो गए अभी भी ये बिल्डिंग खड़ी है। और कुछ लोग आएंगे मैरिज के लिए, शादी के लिए, जन्म के लिए, मरने के लिए, यानी मरने के बाद जो होता है वो रीति रिवाज उसके लिए। बिकॉज वाइल आई डोंट नो वट दिस डेकोरेटेड, कह रहे फॉर दैट्स आई हैव नो आइडिया वट इट इज अकाउंटेड द फ्रॉस्टी ब्राउन इज वर्थ, कह रहे मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, वेरी थिंक द स्पेशल कंटेनर वॉज बिल्ट टू होल्ड, क्यों बनाया गया इस बड़े से बर्तन को, क्या रखा जाएगा यहाँ पे, ये तो कूड़ा है। बिकॉज वाइल आई डोंट नो वट दिस डेकोरेटेड स्टेल स्मेलिंग, मुझे नहीं पता ये चमकने वाली, बदबू देने वाली, बार्न लाइक द बिल्डिंग इज वर्थ, यानी बार्न मतलब बहुत पुरानी,
चीज की जो बिल्डिंग है, इसको यहाँ क्यों है यहाँ पे खड़ी हुई है, क्या वैल्यू इसका और क्या काम इसका। अ सीरियस हाउस ऑन ए सीरियस अर्थ, ये लाइन याद रखनी है, ये लिख के आनी है। चर्च इज व्हाट इज ए सीरियस हाउस ऑन ए सीरियस अर्थ, बस एक तरह से सीरियस घर माना जाएगा एक सीरियस धरती पे। इट इज इन होम हुज ब्लेंट एयर ऑल कंपल्शन मीट, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये एक वो भी जगह होगी जहाँ पे कोई जिसके जो इरादे हैं, जो अपने इरादों को, जिसके इरादे कहीं पूरे नहीं हुए, हर जगह से हार गया हो, वो यहाँ आके सारे कंपल्शन को, अपने इरादों को मीट करवाएगा। यानी एक तरह से जहां से उम्मीद मर गई, चलो भाई मरता क्या ना करता, एक बार यहाँ भी चल लेते हैं, वो आएंगे। आर रिकग्नाइज एज द रॉब्ड एज द डेस्टिनीज, आर रिकग्नाइज, क्योंकि यही लोग ऐसे माने जाएंगे, यही लोग यहाँ पे आएंगे, क्योंकि वो मानेंगे, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पे कई लोगों की मंजिल जो है वो छीन ली गई है। कि मतलब कहने का मतलब है कि काफी लोग तो आना छोड़ देंगे, क्योंकि सबको पता है यहाँ पे कई लोगों की मंजिल छीनी है, जिन्होंने जो मांगा था वो कभी पूरा हुआ ही नहीं। पर फिर भी कुछ एक दो रह जाएंगे जिन्हें लगेगा कहीं से कुछ नहीं बनता, तो चलो एक बार यहाँ चल लेते हैं। And thus much never can obsolete, since someone will forever will be surprising a hunger in himself to be more serious and gravitating with this ground, या फिर कोई ऐसा जो कि देखो आगे बता रहे हैं since someone is somewhere will always discover in themselves desire to grow more serious, कोई अगर बहुत ज्यादा सीरियस हो या जिसका कंसेप्ट बहुत सीरियस हो, एंड दैट डिजायर विल ऑलवेज लेट दे टुवर्ड दिस स्पोर्ट, तो उसी की इच्छाएं उसे यहाँ लेके आ सकती है। विच दे once said was an appropriate place to seek wisdom, जिसने कभी एक बार सुना हो कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर कहीं पूरी ना हो तो कभी कभार हो जाती है पूरी। और ये भी क्यों पूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ मुर्दे आसपास दफनाए गए हैं। कोई तो सुन ले, क्या पता मुर्दे ही सुन ले। ठीक है, एक तरह से बिल्कुल पन सटायर और कमेंट किया गया, आयरॉनिकल है, ये बहुत लो लेवल ऑफ पन है, एक लो लेवल ऑफ सटायर जो है वो मारा गया है। which he once said was proper grow wise if only that so many dead lie around, उन्हें लगता है क्या पता कुछ बेहतर ही हो जाए, इतने मुर्दे दफनाए गए हैं आसपास में। द स्पीकर एंड द चर्च, स्पीकर ने चर्च को सिम्बलाइज किया इज एटीट्यूड टुवर्ड रिलीजन इटसेल्फ, दिखाया उसका एटीट्यूड क्या है रिलीजन को लेके। श्योर देयर इज नथिंग गोइंग ऑन, वो पहली लाइन में कहते हैं अंदर कुछ नहीं चल रहा, मुझे साफ पता है। फिर उसने साइकिल क्लिप को कैसे हटाया, जो कि उसने रिस्पेक्ट के लिए यूज करा। यहीं से देख के लगता है कि किस तरह से जो स्पीकर है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है रिलीजन को लेके एंड इवन चर्च को लेके। कॉइन को जिसको डोनेट किया उसने रिलीजन के नाम पर, वो भी क्या था, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब उसका मीनिंग भी क्लियर नहीं हो रहा, इतना सा छोटा, पर डाला ही क्यों, जब तेरे को विश्वास नहीं तो पैसे क्यों डाली, जब डालना था तो ज्यादा डालना था। वो उसको खुद ही नहीं पता कि वो क्यों डाल रहा है और किस लिए डाल रहा है, बस पहले लोग डालते थे तो डालना है, पर ज्यादा नहीं डालना क्योंकि पता है आगे किसी काम का नहीं है। ठीक है, इस तरह की सोच के से डाला है। रिलीजियस आर्टिफैक्ट, यहाँ पे बता रहे हैं पोएम में चर्च चर्च को सिंबलाइज किया गया मीनिंगलेस। 1950s और 1960s का दौर कहलाता था द एज ऑफ एलिनेशन, इसे मीनिंगलेस दुनिया भी कहते हैं, जहां पे लाइफ हैज नो मीनिंग एंड इवन द रिलीजन हैज नो मीनिंग, क्योंकि वर्ल्ड वॉर तुम देख चुके हो और तुम्हारा सब खुद से विश्वास उठ चुका है, तो तुम्हें क्या लगेगा, दैट लाइफ हैज नो मीनिंग एंड नो पर्पस, इस जीवन का ना कोई मतलब है ना इसका कोई उद्देश्य है। वही बता रखा है, कुछ लिटिल बुक्स पढ़े हुए हैं जो इधर उधर है ना। द स्पीकर ऑल्सो इमेजिन्स कैथेड्रल एज ए रीपर्पस टूरिस्ट अट्रैक्शन, पक्का इन कैथेड्रल को आगे जाके जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए कोई चीज बना दी जाएगी, या कोई लॉक्ड केसेस या म्यूजियम का कोई पीस बना दिया जाएगा, इस तरह से बात कर रहा हूं। लार्किन की जो चर्च गोइंग है एक बैलेंस है, एग्नोस्टिक डिसेंट with an insistence on saving the spirit of tradition which reflect this secular Anglicanism, है ना। अब बड़ा खतरनाक कंसेप्ट हो गया। देखो, एग्नोस्टिक, भगवान पे विश्वास ना होना, जहां तुम किसी चीज को लेकर 100% श्योर ना हो, मानते भी हो नहीं भी मानते हो, मानते ही नहीं हो तुम एक तरह से। ठीक है तो ठीक है, होगा भाई, नहीं है तो ठीक है नहीं है, पर भगवान को नहीं मानते तुम एक तरह से बिल्कुल, ठीक है, न्यूट्रल हो जाओ तुम। इंसिस्टेंट ऑफ स्पिरिट ऑफ ट्रेडिशन विच रिफ्लेक्ट दिस सेक्युलर एंग्लिकनिज्म, ये एंग्लिकनिज्म शो करता है, वो भी सेक्युलर। अच्छा, एंग्लिकनिज्म मैंने तुम्हें समझाया था, हेनरी एट यानी एलिजाबेथ की माँ, एलिजाबेथ की माँ जो है हेनरी एट उसका बाप है। तो जब एलिजाबेथ नहीं हुई थी यानी क्वीन एलिजाबेथ,
तो 1534 में हेनरी एट ने जो है वो रोमन कैथोलिक यानी क्रिश्चियनिटी की कैथोलिक को छोड़ के, कैथोलिज्म को छोड़ के एक न्यू ब्रांच को में चला गया, वो जिसे बोलते हैं एंग्लिकनिज्म, एक न्यू ब्रांच डिजाइन करी। ये उससे ज्यादा थोड़ी क्या थी, न्यूट्रल। रोमन कैथोलिक सिस्टम इतना आर्डेंट सिस्टम है, क्यों गया हेनरी एट, क्योंकि उसमें मेंशन था कि शादी नहीं कर सकते तुम, और हेनरी एट की कोई लड़का नहीं था, तो अब उसे लड़का चाहिए, तो उसने फिर एक और शादी करी। वो अलग बात है कि बाद में भी क्वीन एलिजाबेथ ही पैदा हुई, फिर एंड में क्या करे तो वही रानी बन गई। पर नई शादी करने के लिए, जो कि पुराना रोमन कैथोलिक सिस्टम अलाउड नहीं करेगा, तो जो न्यू कैथोलिक सिस्टम है उसके लिए उसने एंग्लिकनिज्म बनाया, जिसमें कि उसने एक न्यू कंसेप्ट ऐड किया कि शादी कर सकते हैं एक से ज्यादा या तीन चार, जितनी शादी करनी है। तो एंग्लिकनिज्म ये है, और उसमें भी सेक्युलर हो जाना। सेक्युलर का मतलब क्या है, तुम्हारी आजादी है, तुम अपने रिलीजन को कैसे एंजॉय करो। तो यहाँ पे दिखाया गया चर्च गोइंग एग्नोस्टिसिज्म को दिखाती है, बिल्कुल सही, कि भाई विश्वास नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या है, सेक्युलर एंग्लिकनिज्म को, एंग्लिकन तो दिखाती है पर वो भी सेक्युलर थे, यानी हमारी मर्जी, हम कैसे ही करें। पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इंग्लैंड का ग्रेजुअल डिक्लाइन होने लग गया, लोग जो है चर्च में उनका अटेंडेंस कम होने लग गया, जो कि दिखाती है स्लो डाउन रिलीजियस बिलीफ में। दे रेदर सीम टू बी इंटरेस्टेड इन चर्च बिल्डिंग, लोगों का बस इंटरेस्ट बिल्डिंग में था, उनके मीनिंग और उस पे नहीं कि चर्च का मतलब क्या है, फलाना ढिमकाना ये क्या है। इसीलिए चर्च गोइंग को 1954 में लिखा, इन द टाइम पीरियड ऑफ एलिनेशन, which is no most celebrated religious poem है, which delineates the mood of the time and the portrays the relationship between the religion and society। ये समाज और धर्म इनके बीच में एक रिलेशन दिखाती है। नरेटर हु इज एन एथीस्ट, इसमें नरेटर एथीस्ट है, लार्किन, एथीस्ट का मतलब भगवान पर विश्वास ना होना। डिस्क्राइब हिमसेल्फ, वो अपने आप को बोलता है मैं एंग्लिकन एग्नोस्टिक हूँ, एंग्लिकन हूँ और एग्नोस्टिक हूँ, यानी मैं नहीं मानता, मैं इस चीज को समझना ही नहीं चाहता। विच इंडिकेट्स ही इज लार्किन हिमसेल्फ, जो कि लार्किन खुद ही है। ही अटेम्प्ट टू कंबाइन द एग्नोस्टिक डिसेंट एंड विद द प्रिजर्विंग ट्रेडिशन, उसने एग्नोस्टिक कंसेप्ट को पुराने एंग्लिकन उससे मिक्स किया। चर्च गोइंग 1954 में लिखी गई थी एक एम्बिगस पोएम। एम्बिगस का मतलब क्या है, जिसका मीनिंग क्लियर ना हो। ये मोनोलॉग है, देखते हम वही बोले जा रहा है लार्किन, तो मोनोलॉग है। 7 स्टैंजा में लिखी गई है और विद 9 इयाम्बिक पेंटामीटर यूज किए गए, जो कि हर पोएम में इसी तरह से लिखता था। द पोएम बिगिन विद द नरेटर, जो कि एथीस्ट है, वो बोल रहा है कि दैट द ट्रेडिशन कैन नॉट डाई, बिलीव इन द आइडियाज लाइक द रिलीजन एंड द फेथ नेसेसरी फॉर अ सोसाइटी टू फंक्शन। वो कह रहा है ट्रेडिशन कभी मरता नहीं, क्योंकि रिलीजन और कल्चर का होना जरूरी है, क्योंकि इससे सोसाइटी बनी रहती है। और इसके बाद जब हम चलते हैं, लार्किन बिगिंस द पोएम राइटिंग दैट वंस आई एम श्योर देयर इज नथिंग गोइंग ऑन आई स्टेप इनसाइड, इतना तो मुझे पता है कि अंदर जाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। इट मीन दैट वेरी मच कॉन्फिडेंट था यहाँ पे लार्किन, जो कि उसके दिखा रहे कि किस तरह से उसने सोसाइटी को बहुत अच्छे से समझा था। एंग्लिकन जो है वो कैथोलिक के थोड़े क्लोजर होते हैं प्रोटेस्टेंटिज्म से। अगर मैं बात करूं तो जैसे कि यहाँ पे कैथोलिक है, यहाँ पे प्रोटेस्टेंट है, तो यहाँ पे एंग्लिकन है, वो एंग्लिकन कैथोलिज्म से ज़्यादा जो है वो कनेक्टेड, क्योंकि इसी से ब्रांच निकल के आई थी, जैसे मैंने बताया हेनरी एट। चर्च गोइंग जो है वो दिखाती है एक सेक्युलर व्यू ऑफ एंग्लिकनिज्म, कि आप पे कंसेप्ट है, आप सोच सकते हो कि ठीक है मैं इन सब चीज़ों को नहीं मान सकता, इसी को बोलेंगे सेक्युलर आइडियोलॉजी, जो कि चर्च गोइंग में हमें देखने को मिल रही है। फिलिप लार्किन का एग्नोस्टिसिज्म इन चर्च गोइंग। चर्च गोइंग में रोमांटिक रेक्ल्यूज है, इज नॉट ए रिलीजियस पोएम, ये रोमांटिक रिलीजियस पोएम नहीं है, जबकि एक बहुत ही सेट्रिकल और पुनेटिव राइटिंग है जिसमें पंस क्रिएट किए गए हैं। लार्किन का एग्नोस्टिसिज्म यानी विश्वास ना होना, वो इसमें साफ दिख रहा है। और वजह क्या है, इज अबाउट दी वर्ल्ड वॉर, जो 2 वर्ल्ड वॉर हो गए, पोस्ट वॉर राइटर है तो इस तरह की चीजें तो होगी। सिंबोलिज्म लार्किन की चर्च गोइंग में, लार्किन की जो चर्च गोइंग है कंटेम्पलेटिव है, जो कि हमें सोचने पे मजबूर करती है, ऑफ द रोल ऑफ द रिलीजियस स्पेसेस इन सेक्युलर वर्ल्ड। इस सेक्युलर वर्ल्ड में अब रिलीजन की क्या वैल्यू रहेगी। लार्किन जिस थीम में जाता है वो स्पिरिचुअलिटी है, कल्चरल हेरिटेज है, और वो बताता है पोस्ट रिलीजियस सोसाइटी, पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रिलीजन अब कैसी हो गई है, किस तरह से लोगों का धर्म पे से विश्वास उठ गया है, उस चीज को दिखा रहा है। इसे बोला है बिल्डिंग डिके, सिर्फ बिल्डिंग जो है वो एक सिर्फ टूटने के लिए खड़ी है, बस और कुछ नहीं। ये सिंबल नहीं है, ये सिंबल किस चीज का है, स्पिरिचुअल इरोजन, कि किस तरह से लोगों के अंदर स्पिरिचुअल जो है वो चीजें खत्म होती चली जा रही है। रोड मतलब वो चीज बर्बाद होती चली जा रही है।
चर्च यहाँ पे सिंबल है ट्रेडिशन का, और वो भी डिक्लाइन जो हो रहा है, सिर्फ ट्रेडिशन, बिल्डिंग सिर्फ खड़ी रह गई है और उसके अंदर वैसे कुछ नहीं है। तो सिर्फ ट्रेडिशन हमारे सिर्फ रह गए हैं, बाकी हमारे अंदर अब कुछ भी नहीं है। वंस आई एम श्योर देयर इज नथिंग गोइंग ऑन, ये जो लाइन है ये प्रूफ करती है इज अबाउट कि सिर्फ चर्च जो है वो सिर्फ एक रिलीजन के नाम पे है और कुछ भी नहीं है। फिर कह रहे थे डोर थर्ड, एकदम से डोर की आवाज आती है जो कि हार्श है, बिल्कुल खतरनाक आवाज आ रही है, जो कि ये दिखाती है कि जो सेक्युलर जगह है वो कितने आज अकेले हो चुके हैं, सेक्लूडेड, बिल्कुल अकेलेपन में आ चुके हैं ऐसी जगह कि वहां पे ऐसा लगता है सिर्फ भूत वगैरह ये सब रहते हो। द चर्च फर्निशिंग द सिंबल ऑफ द रिचुअल एंड द रिडेंडेंसी, सिर्फ रिचुअल का फैक्ट चल रहा है वहां पे, जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं वो हो रहा है, और रिडेंडेंसी सिर्फ कॉपी कर रहे हैं लोग, पहले जो लोग करके आ रहे हैं उसी को दूसरे देख के, उसको दूसरे देख के, बस यही रह गया। द चर्च एज ए सिंबल ऑफ कंटिन्यूटी एंड द मेमोरी, बस अब चर्च कंटिन्यूटी का तो सिंबल रहेगा बट इन ए डेड फेज, लोग उसे जानेंगे पर ये नहीं जानेंगे उसके अंदर पहले उसकी कितनी वैल्यू हुआ करती थी, और ये सिर्फ लोगों की यादों में हुआ। तभी एक लाइन है, द फेमस लाइन, इज अ सीरियस हाउस ऑन अ सीरियस अर्थ, जहाँ पे ब्लेंड एयर, अलग अलग हवाएं जो मुड़ के गलती से पहुंच गई है, इसीलिए वर्ड क्या यूज किया गया, ब्लेंड एयर। हवा वहां आना नहीं चाहती थी पर गलती से मुड़ के आ गई है और वही आके वो मिली है, पर उस हवा ने भी कईयों की डेस्टिनी छीन ली है। फ्यूचर ऑफ द चर्चेस, सिंबल ऑफ एंड्योरिंग नीड ऑफ द रिचुअल, आगे क्या होने वाला है, व्हाट विल सर्वाइव ऑफ अस इज लव, सिर्फ क्या रह जाएगा वो प्यार है, बाकी ये जो चर्च वर्च की जो चीज है, ये जो बिल्डिंग है, आने वाले टाइम पे ये डिटोरेट टूट जाएगी। स्पीकर का यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है, स्पीकर जो है स्केप्टिसिज्म से रिस्पेक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है एंड में। लार्किन पहले स्केप्टिक दिखता है, यानी उसका बिल्कुल विश्वास नहीं होता, पर एंड में हमें रिस्पेक्ट देखने को मिल रहा है जब वो एंड में बोलता है कि ठीक है यहाँ पर जो अलग अलग हवाएं आके मिलेगी, जो लोग है, इस तरह की लाइन के सारी जगह से जो हारे हुए लोग एंड में आ सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने सुना है कि यहाँ पे बातें पूरी हो जाती, क्योंकि एंड में क्या है, कब्रिस्तान है आसपास, डेड वन है और कोई बात सुन ले और पूरी कर दे। कंक्लूजन क्या है, रिच सिंबलिज्म का यूज किया गया चर्च गोइंग में, जहाँ पे एक्सप्लोरेशन ऑफ द रोल ऑफ द चर्चेस दिखा रखा है इन मॉडर्न सोसाइटी, और आने वाले टाइम पे एक फ्यूचर की तरफ भी प्रोजेक्ट किया गया है, जहाँ पे एक बोल्ड क्वेश्चन रेज किया है, इज अबाउट द वैल्यू ऑफ द चर्च। थीम अगर बात करते हैं चर्च गोइंग के, से निरोजन ऑफ द रिलीजन, के रिलीजन जो है आने वाले टाइम पे वो खत्म होने वाला है, नरेटर यहाँ पे एथीस्ट है। और देखते हैं, द पोएम इज रिटन इन 1954, 1955 को पब्लिश किया गया। लैंग्वेज है पोएम की वो कंट्रोवर्शियल है। नरेटर पोजेस मैनी इंटेरोगेटिव, कई क्वेश्चन रेज करे नरेटर ने। लार्किन ने कई रिलीजियस इमेजरी यूज करा है, और यहाँ पे बताया किस तरह से सारी कुछ चीजें वो ब्लास्फेमस है, जिनकी कोई वैल्यू आज नहीं है। द टाइटल को इंटरप्रेट किया जा सकता है अलग अलग तरीके से, जो हमने देखा भी। डिपिक्शन ऑफ मॉडर्न मैन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि मॉडर्न मैन का कंसेप्ट दिखाया गया, बिल्कुल सही। आज का जो मैन है, और हम जिस समय पढ़ा भी रहे हैं, ये भी मॉडर्न मैन है, जहाँ पे रिलीजन को लेके इस तरह से 100% श्योरिटी नहीं देखने को मिल रहा। हर कोई लोग जो है इस तरह से अलूफ है, उन्हें पता नहीं है कि सच में गॉड, वो गॉड पे बिलीव भी कर रहे हैं पर वो गॉड को मानते भी नहीं है, वो गॉड के लिए काम कर भी रही है पर उनको लग रहा है गॉड उनके लिए कुछ कर भी नहीं रहा। एक तरह से विश्वास है भी और नहीं भी, इसी को एग्नोस्टिक बोलते हैं, जो कि मॉडर्न मैन का कंसेप्ट है। और इसके पीछे कई रीजन है, क्योंकि हमने वर्ल्ड वॉर देखा है, हमने ये सब कुछ देख लिया किस तरह से सोसाइटी में कितने चेंजेस आ रहे हैं। तो इस तरह का कंसेप्ट जो मॉडर्न मैन का कंसेप्ट है वो यहाँ पे राइटिंग में देखने को मिल रहा है। कोई भी मॉडर्निस्टिक लिटरेचर वो किस तरह से होना चाहिए, कोई भी मॉडर्न लिटरेचर जो है वो सिंबॉलिज्म से भरी होनी चाहिए, जो हमें दिखती है। तो मैं बोल सकता हूँ हाँ, ये जो राइटिंग है वो फुल ऑफ सिंबॉलिज्म है, यानी ये मॉडर्न लिटरेचर है। उसमें इमेज होना चाहिए, तब हम बोलते हैं वो मॉडर्निस्टिक लिटरेचर है, बिल्कुल सही ये है। पैस्टिशे होना चाहिए, पैस्टिशे क्या है ये ध्यान रखना, ये होता है अलग अलग आइडियाज और एलिमेंट को आप मिक्स कर दो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैस्टिशे। अगर कहीं पे पैस्टिशे है तो हम बोलेंगे दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर। इंटरटेक्चुअलिटी होनी चाहिए, जो कि जूलिया क्रिस्तेवा का टर्म है, यानी जो मीनिंग है वो टेक्स्ट में नहीं है, आसपास के टेक्स्ट उसके मीनिंग को क्लियर करते हैं। तो वही है कि यानी किस तरह से आने वाले टाइम पे जो टेक्स्ट है वो दूसरे टेक्स्ट की हेल्प करेंगे और उसके थ्रू हमें पता चलेगा व्हाट इज द रियल मीनिंग। जैसे जब इसी पोएम को आप पढ़ोगे तो जैसे कि चर्च गोइंग है, अब पहले टाइटल में ही आप इंटरटेक्चुअलिटी देखो, चर्च गोइंग में आपको चर्च को कंपेयर करके देखना है गोइंग से, और इसकी पोजीशन आगे पीछे करके मीनिंग चेंज हो रहा है।
फिर आते हैं मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन भी मॉडर्निस्ट राइटिंग में लेके जा सकती है। इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स डाल रखा है, इसके ऊपर भी शॉर्ट्स डाल रखे, तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे हो तो इन दोनों को शॉर्ट्स से जरूर देखना, वो और अच्छी तरह से समझा रखा है। टेम्पोरल डिस्टॉर्शन भी डाल रखा है मैंने, मैजिकल रियलिज्म भी डाल रखा है। ठीक है, मैजिकल रियलिज्म का मतलब है आप मैजिक को ऐड कर रहे हो। टेम्पोरल डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि आप जिस तरह से वो चीज़ चली आ रही है उसको एक ऑर्डर में ना लिख के आगे पीछे करके लिख रहे हो, घुमा के। मैजिक रियलिज्म का मतलब है आप जैसे इसमें भी देख रहे हो, जैसे सलमान रश्दी की जो राइटिंग है वो यूज करते थे मैजिक रियलिज्म, द मिडनाइट चिल्ड्रन, जिसमें कि 14 बच्चे पैदा हुए थे पार्टीशन वाले दिन, किसी के अंदर सूंघने की शक्ति थी, ये सब मैजिक जैसे कंसेप्ट को ऐड करते हैं तो हम उसे मॉडर्निस्ट लिटरेचर बोलते हैं। और टेम्पोरल डिस्टॉर्शन को एक रेगुलर ऑर्डर में ना लिख के चीजों को घुमा फिरा के लिख रहे हो, और ये लार्किन की सारी राइटिंग में है। तो हम बोल सकते हैं लार्किन की जो राइटिंग है इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर। अगर पेपर में क्वेश्चन आए द लार्किन एज एन मॉडर्न पोएट, तो आपको यही लिख के आना है, यही सारे पॉइंट्स उसमें ऐड करने हैं। चर्च गोइंग को लेस रिसीव, यार वही सारी बातें हैं। पोएम जो फिलिप लार्किन रिवील्स अबाउट द मॉडर्न और द पोस्ट मॉडर्न फीचर दोनों मिलते हैं इसमें, जहां पे एग्नोस्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म, सेक्युलर, रेशनल, डायरेक्ट लैंग्वेज और आयरॉनिकल, ठीक है, ये सारी चीज जो है मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न राइटिंग में देखने को हमेशा मिलती है। इट शुड बी दी, और देखो इसमें राइटिंग में हमें लार्किन ने दिखाया पोएट, एक पोएट है जो लिख रहा है, इम्प्लाइड पोएट, कनेक्टिंग फोर्स, पोएट जो है वो पोएम के साथ जुड़ रहा है और रीडर को भी जोड़ रहा है और दिखा रहा है अबाउट द फ्यूचर। इसमें स्पिरिचुअलिटी का कंसेप्ट रखा गया चर्च गोइंग में, जहाँ पे हमें पता है स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है, जहाँ पे लोग बिलीव करते हैं इन गॉड एंड रिलीजन। पर स्पिरिचुअलिटी धीरे धीरे दिखाई जा रही है, इसका मीनिंग बदला जा रहा है और लोगों का विश्वास हटता चला जा रहा है। बस हाँ, कोई इक्के दुक्के रह गए जो एंड में आके अपने आप को स्पिरिचुअली अवेक करना चाहेंगे। लार्किन का जो फ्यूचर का कंसेप्ट है बिल्कुल सही, चर्च का फ्यूचर में क्या होने वाला है वो हमने पूरी पोएम में पढ़ ही लिया कि किस चीज में बदलने वाले हैं, क्या पता होटल में बदल दे, मोटेल्स में बदल दे, या किस चीज में बदल दे। आप स्लाइड को रोक के एक बार समझ लेना। बाकी स्पेशल थैंक्स। चैनल को सबसे पहले तो कुछ काम करो या ना करो, उठाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, कुछ करो ना करो, है ना। बाकी कोई रिक्वेस्ट है तो इस नंबर पे जरूर करना, और चैनल को यार शेयर भी जरूर करो, बहुत नीचे दबा हुआ है चैनल, ठीक है। बाकी अगर कोई रिक्वेस्ट है तो 15 से 20 दिन पहले जरूर करना है, मेरा नंबर है, आप इसमें मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। धन्यवाद, बाय।